हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। सो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि हमारे जो नेशन स्टेट है ये कब बने और कैसे बने। सो 19th सेंचुरी के दौरान जो है हमारा नेशनलिज्म जो है एक उभर कर आया था। मतलब जो हमारा नेशनलिज्म है वो उभर कर आया, हमें जो है नेशनलिज्म देखने को मिला। और ये जो आइडिया था हमारा नेशनलिज्म का, इसकी वजह से जो एंड रिज़ल्ट था वो था हमारे नेशन स्टेट्स का बनना। अब बात आती है कि नेशन स्टेट्स होते कौन से स्टेट्स हैं। सो नेशन स्टेट जो है वो मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पर मॉडर्न स्टेट बता देना चाहती हूँ। मॉडर्न स्टेट जो है उनमें कुछ कुछ फीचर जो है नेशन स्टेट्स के हमें देखने को मिलते हैं। सो उन्हीं को हम बोलते हैं हमारा मॉडर्न स्टेट। नेशन स्टेट जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि मैं आपको इस स्लाइड में बताऊंगी कि हमारे नेशन स्टेट के क्या क्या फीचर्स होते हैं। सो सबसे पहली बात आती है कि वहाँ पे जो पावर है वो सिर्फ रूलर के हाथ में ना होकर वहाँ के सिटीजन्स के हाथ में भी होती है। शेयर्ड हिस्ट्री, यानी कि वहाँ पर जो है सबकी कॉमन हिस्ट्री होनी चाहिए, यानी सबका पास्ट जो है वो सेम होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में जो है कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे जो है ब्रिटिशर्स ने हम पे राज किया था। सो आपके फोर फादर्स हो या मेरे फोर फादर्स हो, सबकी ही फोर फादर्स पर जो है ब्रिटिशर्स यानी कि हमारे कॉलोनियल गवर्नमेंट ने रूल किया है। सो हमारी हिस्ट्री जो है सेम हो गई। सो इसी तरह वहाँ किसी भी नेशन स्टेट की हिस्ट्री जो है सेम होनी चाहिए, शेयर्ड होनी चाहिए। एंड सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, यानी कि सबकी कॉमन आइडेंटिटी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मेरा नाम ये है, आपका नाम ये है, सो हम अलग अलग है, या फिर मैं उत्तराखंड में रहती हूँ या फिर आप हरियाणा में रहते हैं। नहीं, हम इंडियंस हैं, हम हरियाणवी या फिर उत्तराखंडी होने से पहले हम इंडियंस हैं। सो इसमें भी हमारी कॉमन आइडेंटिटी देखने को मिली कि हम सब इंडियंस हैं। हम हरियाणवी, पंजाबी, मलयालम ये सब ना होकर हम इंडियंस हैं। मॉडर्न स्टेट में जो है हमारे कुछ कुछ फीचर्स हमें नेशन स्टेट को देखने को मिलते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं हमारा मॉडर्न स्टेट। अब हम बात करते हैं दी फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ और हमारे नेशन स्टेट बनने का आइडिया जो है उभर कर आया। सो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो कि हमारा हुआ था 1789 में, उसी टाइम पर जो है हमें नेशनलिज्म का आइडिया जो था वो हमें देखने को मिला था। नेशनलिज्म का आइडिया उभर कर आया था और उसमें क्या था कि जो पावर थी हमारे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ऐसा हुआ कि जो पावर थी वो मोनार्की के ये हम 9th क्लास में वैसे पढ़ के आते हैं कि जो पावर थी वो मोनार्की से हटकर हमारी बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स के पास चली गई। बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स का मतलब हमारी नेशनल असेंबली। जो पावर थी वो हमारी मोनार्की से चली गई हमारी फ्रेंच बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स के पास, यानी हमारी नेशनल असेंबली के पास। Steps taken to inspire a sense of collective identity amongst the French people, यानी कि कुछ ऐसे स्टेप्स जो कि लिए गए थे वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि वहाँ पर जो लोग हैं वो यूनिटी बरकरार रख सके। कहाँ पर? फ्रेंच यानी हमारे फ्रांस के लोग में। सबसे पहला आइडिया था हमारा ला पत्री एंड ले सिटोयनी का। सॉरी, यहाँ पर गलत लिखा है, ले सिटोयनी का। सो ला पत्री का मतलब होता है हमारा दी फादरलैंड एंड दी सिटोयन का मतलब होता है हमारा दी सिटीज़न, यानी कि हम जो है किसी भी हम अलग अलग परिवार के हो सकते हैं, हम अलग अलग भाषा बोलने वाले हो सकते हैं, लेकिन हम अलग देश के नहीं हो सकते। हम एक ही देश में रह रहे हैं। सो हमें जो है अपने मातृभूमि या अपने पितृभूमि की जो है पितृभूमि का जो है बहुत ज़्यादा सम्मान करना चाहिए। तो हमारे बीच का जो है एक रिश्ता बताया गया है कि जो हमारे फादरलैंड है और यानी कि जो हमारे लापत्री है, यदि हमारी जो फादरलैंड है, हमारी पितृभूमि, हमारी मातृभूमि जो है उसका रिश्ता और हमारा रिश्ता, यानी कि हम सिटीजन्स का रिश्ता। फिर सेकंड स्टेप ये था कि उन्होंने जो है हमारा जो पहले का फ्लैग था फॉर्मर रॉयल फ्लैग, उसको हटाकर जो है एक नया फ्रेंच फ्लैग से हमें इंट्रोड्यूस कराया। फिर नई जो स्टेट जनरल जो है उसको इलेक्ट किया गया, लेकिन उसका नाम जो रखा गया वो था हमारा नेशनल असेंबली। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यानी कि एक जगह से रूल बना है, सारी जगह में इम्प्लीमेंट होगा। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यूज़ वर अबॉलिश्ड, यानी कि हमारे
एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट में जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ थी और जो ड्यूज़ थे उन सबको अबॉलिश कर दिया गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे एक जगह पर जो है आलू जो है 20 रुपये के 2 किलो मिल रहे हैं और दूसरी जगह पर वही जो आलू है सेम आलू और 20 रुपये के 4 किलो मिल रहे हैं। सो ये जो है ये गलत होगा। सो इसीलिए वहाँ पर जो है यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स किया गया था कि इतने पैसों में इतनी चीज़ एक जगह पर मिल रही है तो उतनी उसी तरह का जो वेट एंड मेजर है वो दूसरी जगह पर भी होना चाहिए। फिर जो फ्रेंच है उसको वहाँ की कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया। रीजनल डायलेक्ट्स जो थे उनको डिस्करेज कर दिया गया। नए नए गाने बनाए गए, नए नए गीत बनाए गए और लोग जो है शपथ लेने लग गए। अब बात करते हैं हम कि रिवॉल्यूशनरीज़ का एम क्या था। सो जो हमारे रिवॉल्यूशनरीज़ थे उनका बस एक ही एम था कि वो पूरे यूरोप के जो लोग हैं उनको लिबरेट कर दे, यानी उनको फ्री कर दे। और किससे? हमारा डेस्पोटिज़म से। डेस्पोटिज़म का मतलब मोनार्की, एब्सोल्यूट मोनार्की। सो उनको जो है मोनार्की से लिबरेट कर दे। नए नए जो हमारे नए नए जैकोबिन क्लब्स बनने लगे। जैकोबिन क्लब हम जो है 9th क्लास में पढ़ के आते हैं। एसटी जैकोब वाला सिस्टम, बहुत सारे लोगों का ग्रुप है और उसी को हम बोलने लगते हैं जैकोबिन क्लब्स। और जो हमारे जैकोबिन क्लब्स के जो मेंबर्स थे वो अपने साथ जो है नेशनलिज़म का आइडिया अपने साथ दूसरी कंट्रीज़ में लेकर जाते थे। फॉर एग्जांपल हॉलैंड में जाते थे, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, इटली। नेशनलिज़म का आइडिया जो है वो नेशनलिज़म के आइडिया के कैरियर बन चुके थे। अब बात करते हैं हम हमारे नेपोलियन बोनापार्टे की। नेपोलियन बोनापार्टे था कौन? जो नेपोलियन था वो हमारा एक मिलिट्री लीडर था और उसने जो है फ्रांस में आकर वहाँ की डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया, बिल्कुल उसको नष्ट कर दिया। और उसके बाद जो है उसने डिक्टेटरशिप जो है वहाँ पर लेकर आया। लेकिन उसने डिक्टेटरशिप के साथ साथ एक कोड से भी हमें इंट्रोड्यूस करा। एक कोड भी उसने एस्टेब्लिश किया जो कि था हमारा सिविल कोड ऑफ 1804, यानी 1804 में वो बना था सिविल कोड ऑफ 1804, जिसको हम उसका दूसरा नाम है नेपोलियनिक कोड, क्योंकि वो नेपोलियन का कोड था। अब हमारे इस नेपोलियन कोड में, यानी कि हमारे सिविल कोड ऑफ 1804 में क्या क्या हमें जो है चीज़ें देखने को मिली थी। जो हमारा नेपोलियन बोनापार्टे था उसने हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को जो है स्ट्रेंथन करने की सोची और उसी के लिए जो है उसने कुछ आइडियाज़ हमें कुछ रूल्स जो है उसने वहाँ पर बना दिए। सबसे पहला रूल था कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के सामने हर कोई इक्वल है, कोई अमीर कोई गरीब नहीं है। एंड द अदर इज़ नो प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, यानी कि जन्म से कोई विशेष अधिकार हमें नहीं मिलेंगे। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, रानी की बेटी रानी नहीं बनेगी। राइट टू प्रॉपर्टी सिक्योर्ड, यानी कि अगर कोई अमीर है और उसके पास इतना पैसा है कि वो कोई प्रॉपर्टी खरीद ले तो वो वहाँ पर खरीद सकता है। ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। एबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम को वहाँ पर अबॉलिश कर दिया गया। ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम को वहाँ पर इम्प्रूव कर दिया गया। गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस जो थे उनको रिमूव कर दिया गया। गिल्ड का मतलब होता है जब हमारे बहुत सारे लोग जो है ग्रुप बना लेते हैं उसी को हम गिल्ड बोलते हैं। और वो हमारे किसी भी चीज़ का जो है कोई रूल बना देते थे या फिर किसी भी चीज़ का वेट एंड मेजर कि इसका ये दाम होगा। सो इस तरह के जो रेस्ट्रिक्शंस थे इनको रिमूव कर दिया गया। स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हर जगह जो है एक भाव होना चाहिए, इस तरह का जो है सिस्टम वहाँ पर बनाया गया। कॉमन नेशनल करेंसी, ये जो है सबसे ज़रूरी था क्योंकि पहले जो थे वहाँ के जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो उनकी करेंसी चेंज होती थी। तो उसने जो है वहाँ पे कॉमन नेशनल करेंसी जो है एस्टेब्लिश कर दी थी। अब बात करते हैं कि हमारे लोकल पीपल का क्या रिएक्शन था इस नेपोलियनिक कोड के बाद, हमारे नेपोलियन बोनापार्टे के एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रेंथन करने के बाद। शुरू में जो फ्रेंच आर्मीज थी उनका लोग जो हैं उनको हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी के नाम से जो है पुकारने लगे। मतलब जो लिबर्टी का झंडा जो है अपने साथ लेकर घूमते ऐसे लोग। और कौन कौन से सिटीज़ में ऐसा हो रहा था? हमारे ब्रुसेल में, जो कि हमारे बेल्जियम की कैपिटल है, हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, इन सब जगहों पर जो है
उन फ्रेंच आर्मीज़ को हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी कहा जाने लगा था। लेकिन ये शुरू की जो एक्साइटमेंट थी बाद में ये एक हॉस्टाइल में चेंज हो गई। और इसके पीछे का हमारा रीज़न क्या था? इसके पीछे का रीज़न था हमारा कि उसने जो है, हमारे नेपोलियन ने जो है इंटरनल जो टैक्स था वो तो उसने कम कर दिया था, लेकिन जो ओवरऑल टैक्स था उसको इंक्रीज़ कर दिया था। सेंसरशिप लगा दी थी उसने, पोस्ट कॉन्स्क्रिप्शन, यानी कि आर्मीज़ में जो है वो अब ज़बरदस्ती से जो है लोगों को ले लेता था कि वो सब आर्मीज़ में भर्ती हो। और इसकी इन एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस की वजह से जो है नेपोलियन बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा था। मतलब उसने एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस करे पहले और लोगों को खुश किया, लेकिन उसके बाद जो है उसने बहुत सारे एडवांटेजेस उठाई। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि यूरोप में नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट। 18th सेंचुरी के मिड की बात करें तो उस टाइम पर यूरोप में कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप थे वो ऑटोक्रेटिक मोनार्की के अंडर काम करते थे। ऑटोक्रेटिक मोनार्की यानी हमारा एब्सोल्यूट मोनार्की। लोगों का कोई कॉमन कल्चर नहीं था, कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी इन जगहों पर। वो जो है अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे और अलग अलग एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते थे, यानी उनका अलग कल्चर होता था, अलग लैंग्वेज होती थी, अलग पहनावा होता था, अलग खाना होता था, इस तरह से। अब हम अपने हैब्सबर्ग एम्पायर का ही जो है एग्जांपल ले लेते हैं। उसमें ऑस्ट्रिया के लोग भी रहते हैं, हंगरी के लोग भी रहते हैं, बोमिया के लोग भी रहते हैं, सुडेंटेनलैंड के भी लोग रहते हैं, अल्पाइन रीजन के भी लोग रहते हैं। सो आप देख रहे हैं इस हैब्सबर्ग एम्पायर एक अकेले रीजन में जो है कितनी डाइवर्सिटी आ गई। सो इस तरह के जो डिफरेंसेस हैं वो हमारी पॉलिटिकल यूनिटी, यानी कि हमारी यूनिटी को जो है बरकरार नहीं रख सकते। सिर्फ एक ऐसी कॉमन चीज़ होनी चाहिए जिसकी वजह से जो लोग हैं ये एकता बना कर रखे। सो अब इसका ये जो है किस तरह से होगा, लोग जो है एकता किस तरह से बनाएंगे, ये हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।